सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, आज हम लोग आपकी डिमांड पर आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री के 3 चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 40 to 50 मिनट में आपको पूरा 3 चैप्टर समझ में आ जाएंगे। वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, देन वी हैव एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो गाइस, हम लोग ये तीनों चैप्टर इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसके बगल बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। सो गाइस, चलो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको अमोनिया, HCl, नाइट्रिक एसिड, इन जैसे चैप्टरों की नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, चलिए, आप लोग को पीछे स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा कि अब हम लोग कौन से चैप्टर पर आ गए हैं। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। हम आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देने वाले हैं क्योंकि वो आप लोग 9th में पढ़कर आ गए हो। तो सुनो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों गई? देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में 118 एलिमेंट हैं जिसमें कि 98 नेचुरली ऑकर करते हैं। ये आप सभी को होता है, टोटल 118 एलिमेंट है जिसमें कि 98 नेचुरली ऑकर करते हैं, मतलब 98 नेचुरली पाए जाते हैं। अब देखो, अगर आप किसी शॉप पर जाते हो और उस शॉप में सभी सामान बिखरे पड़े हुए हैं, अब आपको वहां से एक सोप लाना है, मतलब एक साबुन लाना है, सोप लाना है, तो आप क्या करोगे? आपको टाइम लगेगा, आप उस पूरी शॉप में ढूंढोगे। लेकिन अगर आप एक मार्ट में जाते, मॉल में जाते हो, वहां पर लिखा हुआ है कि ये ग्रोसरी का सामान है, ये शॉप का है, और ये जो है किचन थिंग्स है, यहाँ पर बेड शीट्स हैं, मतलब अगर वहां पर अलग अलग डिवीजन है तो आप लोग आराम से सोप्स की डिवीजन में जाकर आप लोग आराम से एक सोप ले सकते हो, तो वो आपको इजी पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग ने 118 एलिमेंट में अगर आपको किसी एक को पहचानना है वो कौन सा है, इसके लिए हमने उनका पीरियोडिक टेबल बना दी। इस वजह से पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी थी। तो देखो, 3 साइंटिस्ट हैं। पहले डॉबरिनियन ट्रैड, जिनका अटेम्प्ट फेल हो गया। दूसरे आए थे हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उनका भी अटेम्प्ट फेल हो गया था। तीसरा मतलब कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ काफी हद तक सही था, मतलब उसी से थोड़ा सा खाली चेंज करके जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गई। तो हमको हमारे सिलेबस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के टॉपिक पर आ गए हो। तो देखो, सबसे पहला है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसके पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से देखें तो वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ओके, अब देखो, हमारी पीरियोडिक टेबल एक लॉन्ग फॉर्म में है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक लॉ के बेस पे वो जो हमारी टेबल है ना, वो लॉन्ग फॉर्म पर है। अब देखो, लॉन्ग फॉर्म मतलब लंबी टेबल है। चलो, अभी मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल शो कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, या फिर इसी के बाद, इसी के अगले वाले चैप्टर से पहले। ओके, चलो अब पीरियड्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज आते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो रोज आते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, वो क्या होते हैं? हमारे पास पीरियड्स होते हैं। हमारे पास 7 पीरियड हैं। देखो, पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है जिसे हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। दूसरे पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट आते हैं जिसे हम लोग सॉल्ट पीरियड कहते हैं। तीसरा जो हमारा पीरियड होता है, जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड पीरियड होता है, हमने फर्स्ट की बात कर ली, और जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड पीरियड होता है, दोनों में 8 एलिमेंट होते हैं, तो ये शॉर्ट पीरियड होता है। फिर अगर हम लोग फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 होते हैं, तो इस वजह से हम लोग लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट होते हैं, जिससे हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। और सेवंथ पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है, क्योंकि वहां पर लास्ट के कुछ कॉलम्स अभी भी बचे हुए हैं। चलो, अब बात करते हैं ग्रुप्स की। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ओके, चलो इतना समझ में आया कितने ग्रुप से। चलो अब देखो, अ ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किसी ग्रुप को डिटरमाइन करना है, मतलब आपको पहचानना है कि जो एलिमेंट है किस ग्रुप में है, तो आप लोग उसमें जो है
उसकी पहचानने की ये है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल। मतलब आप लेट सपोज आपको सोडियम को पूछा गया किस ग्रुप में पाया जाता है, तो आप लोग उसके आउटर मोस्ट सेल में देखोगे कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर 1 आएगा, मतलब ये ग्रुप 1 में होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ग्रुप 1, 2 और 13 to 17 है, ये 9, ये हमारे नॉर्मल एलिमेंट है। जो हमारा ग्रुप 3 to 12 है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है वो है हमारा नोबल और इनर्ट गैसेस। और जो हमारी रिएक्टिव मेटल है, मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, वो हमारी पीरियड ग्रुप 1 और 2 में रखे गए हैं। ओके, चलो अब हम लोग पीरियोडिसिटी की बात कर लेते हैं। मतलब कोई चीज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपेयर होना, मतलब आप यहाँ से चले और वापस फिर उसी जगह पर आ गए और आपकी कंडीशन वही थी। मतलब कि एक जो सोडियम, आपको पहले ग्रुप का आपके सारे एलिमेंट पता होंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो लिथियम और सोडियम एक ही तरह, लिथियम पूरी पीरियोडिक में चल के आया लेकिन फिर से सोडियम के पास आ गया, तो ये दो सेम हो गए। फिर सोडियम पोटेशियम, मतलब जो एक ग्रुप होता है वो पूरा सेम होता है। यही जो एक पर्टिकुलर अपीयरेंस होता है, मतलब बार बार वापस रीअपेयर होता है, मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसे क्यों हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब चलो वैलेंसी की बात कर लेते हैं। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए। अगर उसके सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो या तो मांगेगा, अगर 8 से ज़्यादा है मतलब 1 या 2 है तो वो किसी को दे देगा। तो ये होती है हमारी वैलेंसी। अब देखो, अभी हम लोग आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वेरिएशन की। मतलब अगर हम लोग एटॉमिक साइज की बात करें तो ग्रुप में वो क्या बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, पीरियड में क्या होता है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एटॉमिक साइज की बात कर लें। एटॉमिक साइज वो होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस, मतलब कितनी सेल्स हैं उनके बीच में, ये होती है एटॉमिक साइज। तो अगर हम लोग ग्रुप की बात करें, तो अगर ऊपर से नीचे हम लोग ग्रुप में बात करें टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर हमारी जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करता है। क्योंकि लिथियम में सिर्फ 1 सेल है, उसके बाद सोडियम आता है 3, लिथियम में 2 सेल है, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4। इस तरह सेल्स ऊपर से नीचे जाओगे टॉप टू बॉटम तो हमारा इंक्रीज करेगी। और अगर पीरियड में बात करें, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, तो हमारी जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करती है। ओके, मैंने इसका डिटेल वीडियो लेक्चर बना दिया है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलो उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। ये हमारे पास एक सोडियम का सेल है, हमने, आप देखो, आप सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना एक दे देगा, क्योंकि अब 7 किसी से मांगेगा तो है नहीं, एक अपना देगा। तो दिमाग लगाओ, आप क्या सोडियम पागल तो है नहीं कि वो आप उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे, वो कुछ कहेगा ही नहीं। तो आपको उस 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो आयनाइजेशन टॉप टू बॉटम की बात करें, मतलब ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में आते हैं तो वहां पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग पीरियड की बात करें लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अगला आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आप लोग देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। अभी आपने एक जब सेल निकाला तो आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ी वो थी आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। और अभी आप क्लोरीन के सेल में, क्लोरीन के मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का जो एलिमेंट है उसमें, उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है ताकि वो स्टेबल हो जाए। क्योंकि वो 7 देगा तो है नहीं, क्योंकि कौन 7 ले पाएगा, एक वो अगर ले किसी से तो उसका काम बन जाए। तो वो जब आप 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड करते हो तो उसके लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। चलो आगे बात करते हैं। अब जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए, मतलब डाउन ग्रुप की बात करें, तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता है। इस वजह से मैं जो चीजें आपको पता है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ओके, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग
टॉप टू बॉटम की बात करें तो डिक्रीज करता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट की बात करें अलोंग अ पीरियड तो वो इंक्रीज करता है। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कि किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, वो मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर जो अगर हम लोग बात करें, जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है ना, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, आराम से दे देंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ग्रुप में मतलब कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज करेंगे, लेकिन वहीं पर हम लोग बात करें लेफ्ट टू राइट की तो डिक्रीज करेंगे। देन आता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसी का अपोजिट हो जाएगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। फिर आता है केमिकल रिएक्टिविटी, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं तो हमारी जो है केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। सो गाइस आई होप आपको पहला चैप्टर का ओवरव्यू पता चल गया होगा। बाकी डिटेल वीडियो आप लोग नीचे लिंक दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। चलो अब हम लोग यहाँ पर आपको बताने थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके चलो, सो गाइस देखो आपके पीछे एक पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, ध्यान से देखना। अब इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखना, हाइड्रोजन सबसे पहले होता है, उसके बाद जो पहला ग्रुप होता है उसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद उसी तरह हमारा ग्रुप 2 होता है। उसके बाद जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट होते हैं वो हमारे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हमें अभी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, और जो हमारा ग्रुप नंबर 18 आप लोग लास्ट में देख पा रहे होंगे वो हमारा इनर्ट गैस होता है, क्योंकि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीरियोडिक टेबल क्या थी, कैसे कैसे उसकी डिस्कवरी हुई और कैसे कैसे आपने समझा और कैसे वेरिएशंस होते हैं। सो गाइस चलो अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। सो गाइस अगर इससे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ईजी आते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की। सो गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग। ओके सो गाइस देखो अभी हम आपके लिए उस चैप्टर की नोट्स निकाल लेते हैं। ओके गाइस यहाँ पर हमारा हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं अपने नए चैप्टर पर, जो कि है हमारा केमिकल बॉन्डिंग आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। चैप्टर बहुत इजी है, वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे पूरा क्लियर होगा। चलो सबसे पहली बात यहाँ पर केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड जो किसी दो एटम के बीच में, दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और नोबल गैस, यहाँ केमिकल बॉन्ड में कोई मतलब नोबल गैस का केमिकल बॉन्ड में कोई वो नहीं है, मतलब नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल होती है। अब देखो जो भी नोबल गैस के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज उन सभी का आउटर मतलब कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो इनकम्प्लीट होती है, इसी वजह से उनको वो अनस्टेबल होते हैं। दे कैन लूज गेन। अब देखो अगर सोडियम के पास और क्लोरीन के पास, सोडियम के पास है नहीं, सोडियम को देना है किसी को, क्लोरीन को लेना है, और यहीं पर अगर हम लोग बात कर लें नाइट्रोजन की तो उसको दे वो ले कार्बन की, कार्बन दे भी सकता है ले भी सकता है। तो या तो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग करवानी है तो या तो अगर आपको किसी को स्टेबल करवाना है या तो वो लेके शेयर करेगा मतलब लूज करेगा दे के, या फिर गेन करके लेके जैसे क्लोरीन, या फिर शेयर करके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर खाली आप लोग एक बात याद रखो कि कैसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो पहला है जो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और दूसरा आता है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। इन दोनों रूल को फॉलो करने के लिए किसी न किसी को या तो शेयर करना है या तो लूज करना है या तो गेन करना है। चलो अब हमारे पास 10th ICSE के सिलेबस में 3 तरह की केमिकल बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। ओके इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। चलो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, जिसे हम लोग प्यार से आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड वो होता है जो कि दो एटम
मतलब कि आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टू एटम्स बाय ट्रांसफर वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मेटल से नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एकदम आसान भाषा में मेटल से नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफरेंस होगा, मतलब ट्रांसफर होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चलो अब आयनिक कंपाउंड की बात करें वो भी सेम है। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब एक मेटल ने एक नॉन मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। चलो अब आयनिक बॉन्ड होने की क्या क्या कंडीशन है ये पूछा जा सकता है। पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल, लोअर द वैल्यू ऑफ पी मेटेलिक एटम ग्रेटर द इज फॉर्मेशन ऑफ। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो क्या होगा, अब देखो किसी भी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, सोडियम की सेल से हमें सोडियम की जो एटम है उसकी आउटर मोस्ट सेल से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, तो हमें उसकी सेल से आउटर मोस्ट सेल निकालना है, इसके लिए हमें जो एनर्जी लगानी पड़ी, अब वो एक ले लोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो सोचेगा कि मैं आसानी से दे सकता हूँ। इसकी वजह से और जो एलिमेंट होते हैं उसके पास आते हैं तो केमिकल बॉन्ड होता है, क्योंकि एक मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल, यही कुछ कारण होते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी का अपोजिट आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे का अपोजिट है, और उसी की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए जो कि मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि डिटेल वीडियो है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा। अब कोवैलेंट की बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है दोनों इलेक्ट्रॉन की, मतलब दोनों का एटम या मॉलिक्यूल के बीच में एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये दो नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बीच में होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सॉरी कार्बन हो गया। चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ओके चलो अब यहाँ पर नॉन पोलर और पोलर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये समझना ध्यान से। चलो नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं, अब कोवैलेंट कंपाउंड इनमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो फ्लोरीन है, ओके फ्लोरीन, आप याद रख लो फोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है तो आप फोन से याद करिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके इतना याद है ना आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब एक तरफ मान लो आपका कोई और नॉन मेटल आ गया, दूसरी तरफ कोई और आ गया, लेकिन उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होने, एक तरफ आ गया फ्लोरीन और दूसरी तरफ आ गया कोई और नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जो बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुआ होगा वो इसको अपनी तरफ कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। देखो नॉन पोलर की डिफिनेशन पढ़ो आपको पूरा समझ में आएगा। जो दोनों नॉन मेटल ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोवैलेंट कंपाउंड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूजुअली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड पोलर, मतलब जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देगा, उसकी तरफ डेल्टा, जो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर लेता है मतलब वो ले रहा है उसकी तरफ डेल्टा माइनस, और जो दे रहा है मतलब जाने दे रहा है उसी के ऊपर डेल्टा प्लस का साइन आ जाता है। ओके तो आई होप आपको नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक आ गया है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात धीरे से कर लेते हैं, धीरे से क्यों करेंगे अच्छे से समझ में आ जाए ताकि। चलो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट, अब देखो कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी एग्जिबिटेड एज अ पोलर। देखो हमने पढ़ा कि जो है शेयरिंग हुई, ट्रांसफरेंस हुआ, लेकिन यहाँ पर जो हमारी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाता है। देखो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटायरली बाय वन कंबाइन, मतलब कि अगर कोई एक एलिमेंट एक के साथ तो अट्रैक्ट कर ही रहा है लेकिन वो दूसरे के साथ भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां पर हमारे पास जो एक एलिमेंट दो एटम से वो अपनी स्टेबिलिटी पूरी कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मिल जाए। ओके तो देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने क्या किया तीनों हाइड्रोजन शेयर कर दिया, लेकिन उसके अभी देखो उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन की, आप सभी को पता है। अब देखो उसने नाइट्रोजन इधर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसने तीनों अपने इलेक्ट्रॉन
तीनों हाइड्रोजन शेयर करेंगे, अभी भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अभी इसके पास क्या हुआ, 3 3 6 तो आ गया, मतलब वो 6 2 8 तो स्टेबल तो हो गया। लेकिन वो क्या करेगा, जो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ जो है काम मतलब कि शेयर करेंगे, वहां पर हमारा जो बनेगा N, बीच में रहेगा H। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है। सो गाइस इसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चलो बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। सो गाइस एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा क्योंकि मैंने किसी भी चैप्टर में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। एसिड मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, टाइप बता दूंगा, बेस बता दूंगा, और सॉल्ट हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो तो तैयार हैं आप लोग? चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग कमेंट में बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ पर डाउट है, क्या क्लैरिटी की जा सकती है, मतलब क्या हम लोग और आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, तो उसको आप बताएंगे तो अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो एसिड क्या होता है, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, अगर हम लोग उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो एक हाइड्रोजन का आयन देगा। फिर से सुनो, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, अगर हम लोग उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो एक हाइड्रोजन का आयन देगा। ओके, H+ एक्वा आयन देगा। अब देखो जैसे HCl है, H2O हो गया हमारे पास, H2O को हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो H का एक मॉलिक्यूल देगा, हाइड्रोजन फर्निश करेगा, जो कि हमारा H3O हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अब एसिड समझ में आ गया क्या हो गया। एसिड हम लोग बता सकते हैं, एसिड एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा। जैसे नाइट्रिक एसिड की बात करा जाए तो HNO3, हाइड्रोजन वहां पर क्या है, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करी जाए H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ सब के आगे H लगा हुआ है, मतलब वो एसिड है। अब चलो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। उनके 5 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला उनके सोर्सेस पर, दूसरा उनके स्ट्रेंथ पर, तीसरा बेसिसिटी, चौथा होता है हमारे पास कंसंट्रेशन, और पांचवा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अगर हम लोग सोर्सेज की बेस पर बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो कि हमें प्लांट से मिलता है, और इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो कि हमें मिनरल से मिलता है, वो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड में आ जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ओके गाइस, नाउ स्ट्रेंथ में बात करें, स्ट्रेंथ की बात होती है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द कंसर्न, मतलब कि हमने एक एक्वा सॉल्यूशन लिया है और उसमें मैंने किसी एसिड को डाला, उसका उस पर्टिकुलर जो हमारा कंसंट्रेट, मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन में उसका कितना कंसंट्रेशन हुआ है, उसी की बेसिस पे उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो 2 तरीके होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। जिसका कम कंसंट्रेशन होगा वो वीक, जिसका ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है बेसिसिटी की बेस पर, मतलब कि हमने एक पर्टिकुलर, हमने देखो एक एक्वा सॉल्यूशन लिया, मतलब ये एक जार है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें हम लोग एक एसिड का एक मॉलिक्यूल डालते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल हमने एसिड का डाला, वो उसमें जितने हाइड्रोनियम आयन दे दे, H+ आयन दे दे, वही उसकी, मतलब कि वही उसकी बेसिसिटी हो जाती है। जैसे मोनोबेसिक एसिड में क्या होता है, हम लोग एक एक्वा सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड डालते हैं, वो एक H+ एक्वा आयन देता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक। डाइबेसिक में क्या होता है, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल 2 H+ एक्वा आयन देता है, और ट्राइबेसिक में 3 H+ एक्वा आयन देता है, तो इसकी बेसिसिटी 3 होती है। उसका कंसंट्रेशन, हमने एक मॉलिक्यूल लिया, हमने एक एक्वा सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने एक इंक डाली, मतलब मान लो इंक डाली, अगर उसका वो अगर डॉट की होगी तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा, अगर जेल की होगी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी एसिड का तो वो कंसंट्रेटेड एसिड, और अगर किसी का कंसंट्रेशन कम है तो वो डाइल्यूट एसिड। उसके बाद आता है हमारे पास डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सा एसिड। अब उसकी प्रिपरेशन मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, आप लोग यहाँ पर पहले देख लीजिए। बाय सिंथेसिस, by the action of water on non-metallic or acidic oxide, then by oxidation of non-metal by displacement। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं, वो खट्टे होते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सम एसिड आर सॉलिड एंड सम आर लिक्विड। जो विनेगर होता है ना वो लिक्विड होता है, जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भी लिक्विड होता है। चलो ये हो गया उसकी कुछ, और उसके बाद उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। देन हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एसिड के यूजेस के। तो हमारा जो बोरिक एसिड होता है उसको हम लोग आई वॉश या एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। फिर हमारा जो सिट्रिक एसिड होता है इसे हम लोग
फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो हमारे कुरकुरे और लेज आते हैं, तो उसमें जो हम लोग सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का इंक स्टेन रिमूवर एंड कार्बोनिक एसिड का फ्लेवर ड्रिंक। चलो अब बेसिस का बात कर लेते हैं। बेसिस आपको बताने वाले नहीं, बेसिस या तो मेटल का ऑक्साइड होगा, या तो मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, या तो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, बात खत्म। बेस या तो मेटल का हाइड्रोक्साइड होंगे, या तो नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होंगे, या फिर मेटल का ऑक्साइड होंगे, या तो नॉन अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, काम खत्म। अब देखो क्लासिफिकेशन उसकी भी उसी तरह होते हैं सेम, तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया। बेस की प्रिपरेशन अलग होती है, पहले उसकी मेटल से होती है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन स्टीम on reactive metal, by the action of water on soluble metallic oxide, by double decomposition, by the action of oxygen on metal sulfide, by decomposition of salt। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो है कड़वे होते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये सोपी सब्सटेंस होते हैं, सिपरी टू ब्रांच, सिपरी टू टच, मतलब कड़वे होते हैं। और देन दे आर स्ट्रॉन्ग, इनका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है। और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और कुछ बेसिस का यूज कर लेते हैं कि कहाँ किस बेस का यूज हो सकता है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका हम लोग NaOH का जो यूज है साबुन सोप बनाने में यूज करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट एंड सोप्स इन बैटरीज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एन एंटासिड, मैग्नीज का इन मेकिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक। सो गाइस उसके बाद आता है हमारे पास सॉल्ट हमारे सिलेबस में है नहीं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इतनी मेहनत के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरे दोस्त अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक कर दो, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर तोड़ फोड़ सीजन।